वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डायपोल डायपोल इंटरैक्शन को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग डायपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए मैंने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को पिक किया इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है। एक डायपोल है ना, -q + q, ये कंस्टिट्यूट करता है एक डायपोल, ये हमें पता है ऑलरेडी, है ना। इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलॉम, है ना। और उसके बाद हम इस डायपोल को रोटेट करते हैं 30 डिग्री के एंगल से, राइट। तो इस पे कितना टॉर्क काम करेगा, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि लेट्स से कि इस एंड पे -q चार्ज है, इस एंड पे +q चार्ज है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। इसको हमने 30 डिग्री, इसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में ले लेते हैं अभी, है ना। तो इसको हमने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो इस पे कितना टॉर्क लगेगा? ऑब्वियसली ये टॉर्क जो होगा रीस्टोरिंग होगा, नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइटवर्ड डायरेक्टेड है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, तो ये इसको रीस्टोर करेगा। तो ये जो टॉर्क काम करेगा, इसको जो सेंटर ऑफ डायपोल के अबाउट, वो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा। तो हमने ऑलरेडी इस पे बेस थ्योरी को देख रखा है, अपने हमारे जो लेक्चर वीडियो था उसमें देख रखा है। तो यहाँ पर टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो टॉर्क का जो हमने वैल्यू देखा था, है ना, वो कितना था? वो था PE sin थीटा, राइट, है ना। तो डायपोल मोमेंट की हम बात करें तो डायपोल मोमेंट कितना था? Q × 2L होता है, राइट, है ना। ये डायपोल मोमेंट होता है E × sin थीटा। 2L मेरा यहाँ पे कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया, राइट। Q तो दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, है ना। तो ये सारा वैल्यू रख देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो Q का वैल्यू मेरा कितना हो गया? 2 माइक्रोकूलम 10⁻⁶ कूलम हो गया, नहीं, इंटू 2L, ये 1 सेंटीमीटर है तो इसको भी हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी SI यूनिट में दिया हुआ है, 10⁻⁶ दिया हुआ है, और जो एंगल है वो sin 30 डिग्री, मतलब ये हाफ होता है ये वैल्यू, नहीं। तो ये सारा वैल्यू रख दें हम, तो 2 × 10⁻⁶ इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁶ इंटू हाफ, नहीं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। तो ये टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा, राइट। एंड ऑब्वियसली ये जो टॉर्क होगा ये रिस्टोर करना चाहेगा, है ना। जहां से इसको हमने डिस्प्लेस किया है उसको, उस पोजिशन को रिस्टोर करना चाहेगा। तो सिंपल, ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। अब लोग मूव करते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है ना। सेकंड प्रॉब्लम जो है कि एक डायपोल को हमने इस तरीके से रखा हुआ है जिससे ये -q, और -q यहाँ पर होगा, +q इस तरफ होगा, तो इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है डायपोल मोमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है। अब हमने इसको थीटा से हमने इसको डिस्प्लेस किया है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। इसका डायपोल मोमेंट P दिया हुआ है, इसका जो डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर P से डिनोटेड है। ऑब्वियसली ये -q इस तरफ होगा, +q इस तरफ होगा, तो इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट डायरेक्टेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये E दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर, तो हमने क्या किया है, डायपोल को डिस्प्लेस किया है, एंगुलरली डिस्प्लेस किया है, ठीक है। तो इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल इज I and is slightly angularly displaced by an angle theta, then find its time period of oscillation. तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ऑसिलेशन होगा कैसे, है ना, ठीक है। और इस ऑसिलेशन का नेचर कैसा होगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं। तो अगेन ये जो प्रीवियस हमने प्रॉब्लम देखा था उसी टाइप का कुछ एग्जांपल है ये, बट यहां पर हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, राइट।
तो जैसे इनिशियली मेरा माइनस क्यू ऐसे प्लस क्यू उधर है, और यहां भी हम लोग मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको एंगुलरली ऐसे स्लाइटली डिस्प्लेस किया, एंगल बहुत स्मॉल है ना, इसको डिस्प्लेस किया, तो ऑब्वियसली इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा QE, और इस पे इधर काम करेगा, तो इसको रीस्टोर करना चाहेगा। तो रीस्टोर करने की वजह से ये वापस अपने, है ना, मीन पोजीशन पे आएगा, है ना, ये हमारा मीन पोजीशन होता था, राइट। और जब ये यहां से यहां आएगा तो यहां रुक नहीं पाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक आने में ये कुछ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, तो यहां रुकेगा नहीं, फिर ये ऐसे रोटेट होगा। बट क्योंकि फील्ड इस तरफ है ना, तो फिर ये वापस इसको रीस्टोर करना चाहेगा नहीं, तो इस तरीके से इस मीन पोजीशन में क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको दिखा सकते हैं, एक्चुअली ये जो मोशन होता है सिंपल हार्मोनिक होता है फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस चीज को हम लोग मैथमेटिकली दिखा भी सकते हैं, ठीक है। हमने देखा, तो ये जो टॉर्क होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क जो लिखेंगे माइनस पी साइन थीटा लिखेंगे। माइनस का क्या मतलब है कि यहां पर जो थीटा जो हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो ऑपोजिट है नेचर में, नहीं। तो हमारा जो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है वो क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड restoring torque are opposite in nature, तो यहां पे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। अब टॉर्क जो होता है वो आई अल्फा होता है, हमें पता है, और फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। ये हमने एंगुलर एसएचएम की प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा ये चीज, है ना, जब ये थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस पी थीटा हो गया, है ना, फॉर स्मॉल थीटा, नहीं। तो यहां से अल्फा जो हो गया माइनस पीई आई बाई थीटा हो गया, तो दिस इज बेसिकली एंगुलर एसएचएम। और अगर एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट अगर हमें ध्यान होगा तो अल्फा मेरा क्या होता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म होता था, नहीं। तो ओमेगा स्क्वायर यहां पर किसके इक्वल हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया पीई बाय आई के इक्वल, या इसको लिखेंगे 2π/t। तो ऑब्वियसली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, नहीं, ये क्योंकि ये इस फॉर्म में आ गया, तो दिस इज बेसिकली एसएचएम मोशन, तो ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, है ना, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया 2π/t का होल स्क्वायर पीई बाय आई, तो यहां से t जो होगा 2π√अंडर कितना होगा I/p, तो ये इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉब्लम हो गया। अब लोग मूव करते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम जब मूव करते हैं ना, तो हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है ना। यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ओरिजिन पे एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है -q, ठीक है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक डायपोल रखा हुआ है, राइट। इस तरीके से डायरेक्टेड है डायपोल, इस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है। ये मतलब ये एरो बता रहा है कि इस तरफ हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सेंटर ऑफ डायपोल हो गया यहाँ पर, नहीं, इसको हम O1 कह सकते हैं। तो हमें बताना है, और ये थीटा एंगल बना रहा है डायपोल, है, डायपोल मूवमेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है। तो हमें बताना है कि फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल ड्यू टू -q, नेगेटिव चार्ज जो है -q, है ना, इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो इस फोर्स को हमें वेक्टर फॉर्म में बताना है क्या होगा, तो हम कैसे अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर जैसे हमसे यहां पूछा गया कि फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल ड्यू टू -q, राइट। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल, है ना, ड्यू टू -q, दैट वुड बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन -q बाय डायपोल, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो बेसिकली क्योंकि इस दोनों पेयर के लिए ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन -q बाय डायपोल। अब हम क्या करते हैं, इस डायपोल को कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं। तो ये जो डायपोल है दिस इज इक्विवेलेंट टू, है ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू
2 डायपोल्स, ये जो डायपोल होगा जो परपेंडिकुलर होगा डायपोल, है ना, ये कितना हो जाएगा, p sin थीटा हो गया, है ना, और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, ये होगा p cos थीटा। ठीक से देखा जाए तो अब हम इस डायपोल की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है नेगेटिव चार्ज पे, वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस p cos थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना, ये एक्सियल पॉइंट हो गया ना, और एक्सियल पॉइंट पे हमें पता है जो फील्ड होता है ई एक्सियल जो होता है वो डायपोल जो होता है, डायपोल मोमेंट उसके पैरेलल होता है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, लेक्चर वीडियोस में। तो ई ए इधर काम करेगा जो एक्सियल की वजह से होगा। अच्छा, इसकी वजह से अगर देखा जाए पी साइन थीटा की वजह से, तो पी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो यहां पर जो होता है फील्ड जो होता है वो एंटी पैरेलल होता है। ये भी हमने अपने लेक्चर वीडियो में देखा था, राइट। तो यहां पर जो ई इक्वेटोरियल होगा, बेसिकली ये इक्वेटोरियल हो गया, नहीं तो ये इस तरफ होगा। अब क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जिधर फील्ड होगा उसके ऑपोजिट फोर्स काम करेगा। तो इधर जो फोर्स होगा एफ एक्सियल इधर काम करेगा, और यहां पर देखा जाए तो एफ इक्वेटोरियल इधर काम करेगा। ये मेरा वाई एक्सिस था, ये मेरा एक्स एक्सिस था, राइट। तो फोर्स जो होगा ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे, जो फोर्स होगा वेक्टर फॉर्म में लिखें तो एफ ई मैग्नीट्यूड हो गया, ये किधर डायरेक्टेड होगा, अच्छा पहले हम इसको लिखते हैं, एफ एक्सियल जो होगा वो नेगेटिव आई की तरफ होगा, सो माइनस आई क्या। और अगर हम इसकी बात करें तो ये किधर डायरेक्टेड होगा, जो इक्वेटोरियल फोर्स काम कर रहा है इस पे वो प्लस जे कैप की तरफ काम करेगा, और इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है। तो ये तो क्यू हो गया, और एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होगा इसको लिख सकते हैं ई ए माइनस आई कैप, और ये पूरा मैग्नीट्यूड है, राइट। हमने डायरेक्शन को ऑलरेडी अकाउंट में ले रखा है, यहाँ पे माइनस आई कैप लगा रखा है हमने, और Q इंटू ये होगा ई ई प्लस जे कैप। अब ये वैल्यू रख दें यहाँ पर। सो Q इंटू ई एक्सियल जो होगा, नहीं एक्सियल जो होगा ये होगा 2 इंटू के पी कॉस थीटा हो जाता है, नहीं यहां पर जो एक्सियल है पी कॉस थीटा है तो वो 2 के पी बाई आर क्यूब होता था, है ना। हमने ऑलरेडी ये सब देख रखा है अपने लेक्चर वीडियो में, ठीक है। तो P जो है वो पी कॉस थीटा से रिप्लेस हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, है ना, माइनस आई क्या। और अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें तो ये हो जाएगा के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, है ना, प्लस जे क्या, नहीं। तो ये मेरा फाइनली फोर्स का वैल्यू हो गया वेक्टर फॉर्म में, और के तो हमें पता ही है कूलम्स कांस्टेंट है 1/4 एप्सिलॉन। तो इस तरीके से हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू हो गया, है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल ड्यू टू माइनस क्यू, या कह दे फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू बाय डायपोल। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्स प्रॉब्लम की तरफ, है ना। तो फोर्थ प्रॉब्लम जो है हमारा कुछ इस तरीके से है ना। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग रिंग पे जो चार्ज है एक्चुअली 2 क्वार्टर पे है। यहां पे इस क्वार्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, इस क्वार्टर पे नेगेटिव चार्ज है, और इस रिंग को हमने एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा है। ये हमने रखा है हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे, ठीक है। इसका जो रेडियस है ये r दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है ना। ये मास इसका एंटायर रिंग का जो मास है, मास ऑफ एंटायर रिंग, है ना, m दिया हुआ है। और ये जो चार्ज डेंसिटी है ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये तो लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है। ये लैम्डा दिया, यहां भी लैम्डा है, यहां भी लैम्डा है ना। ये पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है, ये नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी है, ठीक है। तो हमें बताना है, और ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है। और इसको हमने अब क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच किया एट t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। सो एट t इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड E is switched on. तो if ring starts pure rolling, find friction force.
है ना, एक्टिंग ऑन रिंग। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। सिचुएशन क्या है हमारे पास, है ना, कि ये एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इसके दो क्वार्टर पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, इसका रेडियस आर है और मास एम दिया हुआ है। इस रिंग को हमने एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ है ना, तो मोशन वर्टिकल प्लेन में होगा। एट टी इज इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई को स्विच ऑन किया गया है। तो और ये क्या होता है, ये स्टार्ट्स प्योर रोलिंग, मतलब कोई भी स्लिपिंग नहीं होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो हमें बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो अब इसको कैसे अप्रोच करेंगे, है ना, तो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स हमें बताना है ना, यहां जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, तो कैसे अप्रोच करें इसको। अब देखिए हम ठीक से, है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो सबसे पहले कि क्या हम यहां पर, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, टी इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन किया गया है, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पे अगर सोचा जाए तो यहां पे फोर्स काम करेगा इस तरफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इस तरफ हो जाएगा। तो क्या हम इसको एज ए डायपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं? अगर ठीक से देखा जाए तो ये यहां का जो चार्ज होगा और यहां का जो चार्ज होगा एक पेयर बनाएगा। सिमिलरली यहां का चार्ज क्या होगा, इसके ठीक डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट पे एक पेयर बनाएगा। तो डायपोल मोमेंट का एक सिस्टम क्रिएट किया जा सकता है यहां पर। नहीं तो डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, अब क्योंकि अलग अलग लोकेशन पे, क्योंकि ये एंगुलरली ये वैरी कर रहा है, तो अलग अलग लोकेशन पे जो होगा, है ना, एंगुलर पोजीशन जो होगा चार्ज का डिफरेंट होगा। तो लेट से हम क्या करते हैं कि यहां से थीटा एंगल पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एंगुलर एलिमेंट, जो कि डी थीटा सबटेंड कर रहा है यहाँ सेंटर पे। ठीक है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट यहां देखा जाए तो यहां भी थीटा होगा और ये डी थीटा सबटेंड कर रहा होगा इस जगह। नहीं तो यहां पर हुआ माइनस डी क्यू बोलते हैं, ये जो एलिमेंटल मेरा चार्ज होगा यहां पे प्लस डी क्यू बोलेंगे। तो इस पेयर ऑफ चार्ज की वजह से एक डिफरेंशियल डायपोल मोमेंट इधर एग्जिस्ट करेगा ना, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको अगर हम अलग से बनाएं तो एक डिफरेंशियल डायपोल मोमेंट, है ना, डिफरेंशियल डायपोल मोमेंट इधर मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशियल डायपोल मोमेंट, करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख सकते हैं इधर काम कर रहा है। तो क्या इस डिफरेंशियल डायपोल मोमेंट पे टॉर्क लगेगा क्या? तो टॉर्क लगेगा। तो पहले देखते हैं कि वो क्या होगा, डिफरेंशियल टॉर्क होगा। तो डिफरेंशियल टॉर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा पीई साइन थीटा होता था, राइट। और यहां पर जो एंगल होगा ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। तो लिखेंगे डीपी, यहां पे वो जो पी होगा, मेरा जो टॉर्क होता था वो पी साइन थीटा होता था, तो वो पी डीपी से हो जाएगा रिप्लेस, क्योंकि यहां पे डिफरेंशियल टॉर्क देख रहे हैं, इंटू ई साइन, और ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। नहीं तो यहां पर ये हो गया डीपी इंटू ई साइन थीटा, पाई माइनस थीटा जो होता है साइन, पाई माइनस थीटा ये साइन थीटा हो जाता है, राइट। अब डीपी को कैसे डिफाइन करें, तो डीपी मेरा क्या होगा, डीपी होगा डी क्यू, और इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा, ये आर है ये भी आर है, तो ये 2r हो जाएगा। नहीं अब डी क्यू को क्या लिखें, ये लैम्डा इंटू ये लेट से ये लेंथ डीएल है। नहीं ये जो लेंथ है, ये लेंथ मेरा, ये जो लेंथ है लेट से डीएल है, तो डीएल आर डी थीटा हो जाएगा। नहीं तो इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू डीएल, नहीं इंटू 2r, और डीएल को लिख सकते हैं आर डी थीटा, राइट, नहीं इंटू 2r, करेक्ट। तो यहां से यहां जो ये मेरा डीपी मेरा डिफाइन हो गया। अब ये वैल्यू यहां रख दें, सो डी टॉर्क जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो कितना हो जाएगा, यहां पर ये वैल्यू रख दें, तो लैम्डा आर डी थीटा इंटू 2r, है ना, ये हो गया मेरा डीपी का वैल्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा, राइट। अब जितना कांस्टेंट वाला पार्ट एक साथ कर लेते हैं, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई और साइन थीटा डी थीटा। नहीं तो अगर हमें टोटल टॉर्क निकालना है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, और ये कहां से कहां तक हुआ, 0 से लेके फर्स्ट एलिमेंट यहां बनेगा, लास्ट एलिमेंट π/2 पे बनेगा। नहीं तो 0 से π/2 हो जाएगा, राइट। तो टोटल टॉर्क जो ई की वजह से होगा वो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई, और ये माइनस कॉस थीटा होता है इसका इंटीग्रेशन, ये 0 से π/2 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लगेगा इस सिस्टम पे वो होगा 2 लैम्डा
आर स्क्वायर ई। बट इसके अलावा क्योंकि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे काम कर सकता है। तो लेट्स से कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है ना, फ्रिक्शन हम इधर लेके चलते हैं, है ना, तो अब फ्रिक्शन का भी टॉर्क आएगा यहाँ पर, नहीं तो फ्रिक्शन लेट से इधर काम करता है तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क होगा, और स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक होगा नेचर में, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो टॉर्क आया, ये टॉर्क आया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और ये ऑब्वियसली ये टॉर्क जो आएगा, ये जो सेंटर होगा, नहीं इस रिंग का जो सेंटर होगा उसके अबाउट आया, नहीं इसका जो रोटेशन वाला टेंडेंसी है सेंटर के अबाउट है। सिमिलरली फ्रिक्शन का भी जो टॉर्क आएगा वो उसके अबाउट आएगा, नहीं तो ये जो टॉर्क है ये किसके अबाउट है, ये जो टॉर्क है ये ओ के अबाउट है। दिस टॉर्क इज अबाउट सेंटर ओ ऑफ रिंग, ठीक है। अब इन द सेम वे अगर हमें फ्रिक्शन का निकालना है ना, क्योंकि सारा इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा यहां पे, तो फ्रिक्शन की वजह से कितना होगा, तो टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन अगर की हम बात करें, ऑब्वियसली अबाउट सेंटर ओ के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो कितना हो जाएगा, ये एफ हो गया और इंटू आर करेंगे, नहीं तो ये एफ इंटू आर हो गया। अच्छा ये तो रोटेशन, अच्छा तो इक्वेशन अगर लिखेंगे फॉर रोटेशनल मोशन, इक्वेशन क्या बनेगा, रोटेशनल मोशन इसका लिखें तो इसका जो होगा सेंस क्लॉकवाइज होगा, ये किधर होगा, ये क्लॉकवाइज सेंस में होगा, और अगर फ्रिक्शन का जैसे हमने इधर डायरेक्शन माना है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज आएगा, नहीं तो जो टॉर्क नेट होगा वो आई अल्फा होगा, राइट। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इसका इसको हम पॉजिटिव लेते हैं तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर ई, और इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क तो माइनस एफ इंटू आर, आई इंटू अल्फा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा प्योर रोलिंग हो रहा है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा उसका एक्सेशन 0 होना चाहिए, तो ए बी मेरा 0 होगा, ए बी लिखेंगे ए सी एम, नहीं माइनस आर अल्फा, ये 0 हो जाएगा, नहीं तो यहां से अब आई यहां पर, अब इसको फर्दर लिख सकते हैं, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, है ना, एम आर स्क्वायर अल्फा, नहीं इसको 1 कहते हैं, तो यहां से एसीएम जो होगा वो आर अल्फा हो जाएगा, नहीं इसको 2 कहते हैं। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू 1 में रखते हैं, सो यहां पर क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, तो पुट टू इन 1, नहीं तो अगर देखा जाए तो इसमें एक आर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं तो बचा यहां पर 2 लैम्डा आर ई, नहीं एक आर कैंसिल आउट हो गया, माइनस एफ और एम आर अल्फा की जगह क्या हम लिख सकते हैं, ये एम आर अल्फा होगा, और इसको हम लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लिख सकते हैं अच्छा इसको भी इसी फॉर्म में रहने देते हैं, राइट, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। और आर अल्फा को हम एसीएम भी लिख ही देते हैं, एम ए सी एम, नहीं ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब ये तो हमने रोटेशनल मोशन का लिखा, नहीं अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ट्रांसलेशन का अगर लिखेंगे क्वेश्चन तो क्या बनेगा हमारा इक्वेशन, तो यहां पर ट्रांसलेशन का अगर लिखेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, जो एफ सी एम है ना, एफ सी एम जो है वो हो जाएगा एम इंटू ए सी एम, सॉरी एफ जो होगा, एफ जो फ्रिक्शन फोर्स काम करे एम इंटू ए सी एम हो जाएगा। अच्छा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स देखें तो देखिए इसका फोर्स राइटवर्ड है और इस पे अगर देखा जाए फोर्स तो लेफ्टवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो कैंसिल आउट कर लेगा, तो यहां पर सिर्फ फ्रिक्शन जो होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वही नेसेसरी फोर्स देगा आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो एफ मेरा एम ए सी एम हो गया, नहीं अब इसको हम 4 बोलें, अब क्या करना है हमें, पुट 4 इन 3, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा आर ई माइनस एफ, और इसको हम एफ ही कहते हैं यहाँ पर, नहीं सो 2 लैम्डा आर ई जो होगा ये ट्वाइस एफ हो गया, या एफ का वैल्यू लैम्डा आर ई हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ प्रॉब्लम हो गया। अब लोग मूव करते हैं अपने लास्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है, दैट इज 5th प्रॉब्लम की तरफ, है ना। तो 5th प्रॉब्लम जो है हम लोग का है वो कुछ इस तरीके से है,
एक डायपोल सिस्टम है हमारे पास, और इस डायरेक्शन में E इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग, राइटवर्ड डायरेक्शन में E मेरा इंक्रीज कर रहा है। Q का जो वैल्यू है वो है 1 माइक्रोकूलम, Q का जो वैल्यू है वो है 1 माइक्रोकूलम, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग राइटवर्ड at the rate of 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलममीटर, न्यूटन पर कूलममीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि फोर्स कितना काम करेगा इस डायपोल पे, है ना। सो फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल, है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये जो 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलममीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है हमारा, है ना। और ये जो सेपरेशन है ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये जिस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इंक्रीज हो रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये डेल E बाय डेल एक्स दिया हुआ है, नहीं, डेल एक्स बेसिकली इस दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया। तो लेट से अगर मान लीजिए यहां पर E1 है और यहां पर E2 है, ये सेपरेशन डेल्टा एक्स है, तो E2 माइनस E1 बाय डेल्टा एक्स, तो ये वैल्यू दिया हुआ हमारा 10⁻⁶, राइट। अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस होता है ये बहुत स्मॉल होता है, नहीं, तो हम रफली डेल E बाय डेल एक्स को DE बाय DX भी लिख सकते हैं, राइट। ये बहुत स्मॉल होता है, तो ये जो ग्रेडियंट है डेल E बाय डेल एक्स को रफली हम लोग DE बाय DX भी लिख सकते हैं। तो DE बाय DX की वैल्यू हमें पता है। अब हमें पता है कि जो फोर्स होता है वो क्या होता है, P इंटू DE बाय DX, नहीं, तो ये हमें ऑलरेडी पता है। अब P क्या लिखेंगे, Q इंटू 2L, नहीं, सो Q इंटू 2L इंटू DE बाय DX, नहीं, तो Q मेरा कितना है, Q है 1 माइक्रोकूलम, नहीं, 12 की बात करें तो ये सेपरेशन हो गया, तो 1 इंटू 10⁻², है ना, और इंटू DE बाई DX कितना हो गया, 10⁻6 हो गया, तो ओवरऑल ये जो वैल्यू आ गया कितना आ गया मेरा 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है, तो ये मेरा फोर्स का वैल्यू हो गया। ठीक है, सिंपल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।